आज जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो इतनी चौंकाने वाली है कि आप वीडियो बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ईरान के हमले से इस्राइल को कितना नुकसान हुआ है कोई नहीं जानता। मुख्यधारा के चैनल झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस्राइल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईरान इस हद तक प्रहार करेगा। आगे बात करेंगे इस पर दोस्तों। अब तक हमारे नए चैनल सच्ची पात्रिकता को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। शुक्रवार को CNN की रिपोर्ट में बम फूटा। वीर शेवा में माइक्रोसॉफ्ट का पूरा दफ्तर ध्वस्त। इजराइल अपने विमान साइप्रस से उड़ा रहा है, तेल अवीव से नहीं, तेल से अवीव को इतना नुकसान पहुंचा है कि वहां से फ्लाइट्स नहीं उड़ सकती। और सुनिए एक और सनसनीखेज खबर। ईरान के अली शमखानी गंभीर रूप से घायल हैं। इजराइल का मीडिया कह रही है मार दिया गया है, लेकिन सच क्या है, मरे हैं या जिंदा, यह भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या सच्चाई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, आगे जो होने वाला है उसकी कल्पना भी डरावनी। अब सुनिए सबसे डरावनी बात। नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला कर देंगे। इनके लिए तो मजाक हो गया है हमले की बात, लेकिन क्या इन्हें पता भी है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला का मतलब क्या होता है? पता भी है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होगा तो कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है इंसान से लेकर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब पर क्या असर पड़ेगा। 1986 में चेरनोबिल में क्या हुआ था याद है? रिएक्टर के निर्माण और मानवीय त्रुटि के चलते भाप का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि रिएक्टर की छत फट गई। रातों रात प्रिप्यात शहर को खाली किया गया। सिर्फ 5% रेडियो एक्टिव कोर बाहर निकला था। और देखिए क्या हुआ, 5000 से अधिक लोगों को थायराइड कैंसर, 15 लोगों की दर्दनाक मौत। पूरा शहर खंडहर प्रदूषण हवाओं के साथ यूक्रेन, रूस, बेलारूस तक फैल गया। यूरोप के हिस्सों तक पहुंच गया था। 2 लाख लोगों पर रेडिएशन का असर देखा गया। रूस के एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन का चेतावनी, अगर इसराइल ने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो तबाही मच जाएगी। पुतिन ने साफ कह दिया रूसी विशेषज्ञ वहां से नहीं हटाए जाएंगे। मतलब साफ है रूसी नागरिकों को कुछ हुआ तो देख लेना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ईरान के पास परमाणु बम है? CNN की पत्रकार क्रिस्टियन अमनपोर ने ईरान के उपविदेश मंत्री अब्बास अराकची का इंटरव्यू किया। पूछा कि आपकी सरकार ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन क्यों किया? जवाब मिला, हमने वही किया जो IAEA के नियमों के अनुसार कर सकते थे हमारे पास, और कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं किया है। IAEA के इंस्पेक्टर ईरान गए थे, उनकी रिपोर्ट से सबूत मिल जाता है। 60% एनरिचमेंट पर कोई बैन नहीं, तो फिर इसराइल क्यों झूठ बोल रहा है? बम का कोई सबूत नहीं, फिर भी हमले की तैयारी क्या? यह वैसा ही धोखा है जैसा इराक में WMD के नाम पर किया गया था। और अब सुनिए इजराइल की सबसे बड़ी चालबाजी। पता चल रहा है कि दुनिया में सैनिक क्षमता का डंका बजाने वाला देश इजराइल अपने सैनिक ठिकाने कहां बनाकर बैठा है? आम लोगों के मोहल्लों में, अस्पतालों के बेसमेंट में, ताकि जब इन पर हमला हो तो नागरिकों पर हमले के बहाने हल्ला किया जा सके। नागरिकों की सुरक्षा के लिए सैनिक ठिकाने बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इजराइल में सैनिकों की सुरक्षा के लिए नागरिक ठिकाने बनाए गए हैं। आगे और भी चौंकाने वाली बातें हैं। अब सुनिए नेतन्याहू की सबसे अजीब बात। इनके बेटे ने शादी रोक दी, ये बड़ी कुर्बानी हो गई। यहां 2 साल से बच्चों पर, महिलाओं पर बम गिरा रहे हैं। आज भी गाजा में लोग मारे जा रहे हैं और यह शादी रोकने को कुर्बानी बता रहे हैं। क्या यह दुनिया इस हद तक नकारा हो चुकी है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा? नेतन्याहू किस मिट्टी के बने हैं कि आज अमेरिका भी इनके शिकंजे में जकड़ा नजर आता है। इजराइल अपने हमले को उचित नहीं ठहरा पा रहा, ना तो कोई पॉलिटिकल साइंस वाला समझ पा रहा है नेतन्याहू को, ना कोई साइकोलॉजी का प्रोफेसर। अब सुनिए असली खेल क्या है। इजराइल का मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट नहीं, सत्ता परिवर्तन है। इजराइल जिद पर अड़ा है कि खामेनेई को बचने नहीं दिया जाएगा। भाषा देखिए, इजराइल की आयतुल्लाह अली खामेनेई को जीने की अनुमति नहीं दे। लेकिन सवाल यह है, खामेनेई स्वयं आदेश देते हैं कि अस्पताल पर हमला करना है। गाजा के अस्पतालों पर हमला करने का आदेश कौन दे रहा था? किसके आदेश से वहां 3 दर्जन से अधिक अस्पतालों को मिट्टी में मिला दिया गया? फॉक्स न्यूज की एंकर मार्था मैकेलम ने ईरान के शाह के बेटे रजा पहलवी से पूछा, क्या आप शाह के तौर पर कुछ समय के लिए ईरान लौटने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। बांग्लादेश जैसा पुलाव पक रहा है। सत्ता परिवर्तन को लेकर 100 तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक तरफ यह चलाया जा रहा है ईरान की लीडरशिप को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ यह भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ईरान की जनता मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर देगी। एक तीसरा प्रोपेगेंडा यह भी, इजराइल के हमले से घबराकर तेहरान के लोग भाग रहे हैं। तय कर लीजिए, डिसाइड कीजिए क्या कहना है। अगर हजारों लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं तो विद्रोह करने की योजना कौन बना रहा है? फिर इजराइल ईरान के टीवी चैनलों को क्यों हैक कर रहा है? जब वहां की जनता विद्रोह कर रही है तो आप टीवी क्यों हैक कर रहे हैं? मतलब आप ऊपर से बम गिराओ, लोग कमरे में बैठकर टीवी देखेंगे कि इजराइल अभी हैक करेगा और फर्जी प्रदर्शन का वीडियो दिखाएगा, और उसे देखकर ईरान के लोग विद्रोह करेंगे। और अब देखिए यूरोप का धंधा। एक तरफ यूरोप के नेता कूटनीतिक हल और डीएस्केलेशन की बात कर रहे हैं, मगर विज्ञापन किसका कर रहे हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की पोस्ट देखिए। तस्वीर में फोन की स्क्रीन पर रफाल की फोटो लगी है और लिखा है रफाल इज कॉलिंग।
यह रफाल बेच रहे हैं एस। लड़ाई में अपना धंधा चमका रहे हैं नेतन्याहू पर। नैतिक, आर्थिक, सैनिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का दबाव बनाने में यूरोप को सफलता नहीं मिली है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या करेंगे? कहते हैं 2 हफ्ते में फैसला लेंगे, लेकिन यह कैसी दुविधा है? पहले कहते थे ईरान तत्काल सरेंडर करे, अब कह रहे हैं 2 सप्ताह इंतजार करूंगा। इराक युद्ध में अमेरिका का $9 ट्रिलियन खर्च हुआ था। ईरान पर हमले में कितना खर्च होगा, कोई हिसाब है? ट्रंप को समझना होगा कि हर किसी के बस की बात नहीं कि रात 8 बजे टीवी पर आए और नोटबंदी की घोषणा कर दी। आज तक किसी को पता नहीं चला नोटबंदी से मिला क्या। अमेरिका में भी ट्रंप की आलोचना हो रही है। विरोधी दल के सीनियर नेता चक शुमर भी जल्दी हमला नहीं करने के लिए ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं ईरान को छूट नहीं मिलनी चाहिए, डील की सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है ईरान के हमले को रोकने में इसराइल हर रात $285 मिलियन खर्च करता है। अगर अमेरिका ने सप्लाई नहीं दी तो 10-12 दिन से ज्यादा इसराइल टिक नहीं पाएगा। अभी से ही उसका रक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लगा। गजा पर बम गिराते गिराते इसराइल की अर्थव्यवस्था कमजोर तो पड़ गई होगी। उसने खुद अपने जहाजों को साइप्रस में पार्क किया है और तेहरान के आसमान को कंट्रोल में करने का दावा करता है, लेकिन खुद अपने आसमान में अपने जहाज को उड़ा नहीं पा रहा। ईरान के पास पहले 2000 मिसाइलों का भंडार था। 13 जून के हमले में इजराइल ने ईरान की काफी मिसाइलों को नुकसान पहुंचाया। पहली रात ईरान ने 150 मिसाइलें लॉन्च की, 4 दिन बाद सिर्फ 10 मिसाइलें। ईरान के सामने चुनौती बड़ी है। सीमित संख्या में मिसाइलें हैं जिन्हें देर तक चलाना है, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो आप लोगों को भी तेल के बढ़े हुए दाम देने पड़ेंगे। जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, आप ईरान के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तेल के बढ़े हुए दाम के साथ रहना ही होगा। याद रखिए, इस